नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी की सीटों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी खबर है बीजेपी ने राजस्थान में आज ही दूसरी सीट जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं तीसरी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एक साधु ने अधिकारियों के सामने ही खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। चौथी खबर है इंडिया गठबंधन में आई दरार के बाद अखिलेश यादव के ऐलान से जुड़ी हुई, जिसमें वो इंडिया से अलग पीडीए की बात कर रहे हैं। और पांचवी खबर है सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री के बेटे और गन्नर की गुंडई सामने आई है। मंत्री के घर के बाहर ही उनके बेटे और गन्नर ने किसी विवाद में महिलाओं के साथ मारपीट की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। और पहली खबर बता दें कि मध्य प्रदेश के सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। 5वीं लिस्ट में 92 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इंदौर से 3 से राकेश गोलू शुक्ल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को टिकट नहीं दिया गया है। बड़वाह से कांग्रेस से आए सचिन बिरला बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सचिन बिरला जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और 5वीं लिस्ट में कई नाम निकल के सामने आ रहे हैं। 5वीं लिस्ट में बता दें कि 92 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको घोषित किया गया, जिनके नाम का ऐलान किया गया है। इंदौर 3 से राकेश गोलू शुक्ल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और बता दें कि बड़वाह से कांग्रेस से आए सचिन बिरला बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को टिकट नहीं दी गई है। महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को टिकट नहीं दी गई है। बड़वाह से कांग्रेस से आए सचिन बिरला को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट का ऐलान कर दिया है और 92 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। तरुण कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। तरुण, 5वीं लिस्ट का ऐलान हो चुका है, क्या ऐसी सीट है जहां पे किसको उम्मीद थी और किसके हाथ निराशा लगी? प्रदेश बीजेपी ने आज जो है अभी कुछ समय पहले ही 5वीं लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जो है जारी की है, जिस लिस्ट में कई सारे से चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि गोलू शुक्ला जो है इंदौर से जिनको प्रत्याशी बनाया है। सचिन बिरला जो है, सचिन बिरला कांग्रेस से अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस में विधायक रहे हैं बड़वाह से, और वहां से उनको जो है टिकट दिया है। बड़वाह से भारतीय जनता पार्टी ने सचिन बिरला को प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही देखा जाए तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भगवान दास सबनानी को। ये सीट बहुत काफी समय से भारतीय जनता पार्टी ने अटका कर रखी हुई थी। इस सीट पर जो है काफी चौंकाने वाला नाम सामने आने वाला था, लेकिन भगवान दास सबनानी को जो है प्रत्याशी घोषित करके भारतीय जनता पार्टी ने सारे असमंजस जो है क्लियर कर दिए हैं। आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है, ऐसा क्यों है? जी, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय जो है इससे पूर्व में भी इंदौर विधानसभा क्रमांक 2 से विधायक रह चुके हैं। इसके बाद अभी कैलाश विजयवर्गीय जो है उनके पिताजी उनको विधानसभा क्रमांक 1 से विधायक ने भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। तो अब चूंकि एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता है, ये नीति भी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो कांग्रेस से आए उनको प्राथमिकता दी गई है। 92 नाम जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से टिकटों का ऐलान हो रहा है, क्या चुनावी समीकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी ने 92 नामों पर जो है घोषणा की है प्रत्याशियों की। उसमें देखना ये होगा कि कितने प्रत्याशी जीत कर आते हैं, क्योंकि इस बार जो है चुनाव मध्य प्रदेश का आसान चुनाव नहीं है, काफी मुश्किल चुनाव है। इसमें काफी सारे प्रत्याशियों को बराबर की टक्कर भी होगी और कई जगह दोनों जगह कई सारी प्रत्याशी, कई सारी सीट ऐसी हैं कांग्रेस बीजेपी की जहां इस बार बीजेपी को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में देखिए 92 नामों की घोषणा कर दी है, और ऐसे कौन कौन से नए चेहरे जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है इस 5वीं लिस्ट में? तुषार, देखिए, ये पहले तो देखा जाए कि जो सचिन बिरला है बड़वाह से जो है अभी कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये बीजेपी के लिए एक नया चेहरा है। वहीं हम मंडला की बात करें तो संपत्तियां उइके
को मंडला से जो है प्रत्याशी घोषित किया है, ये भी एक नया चेहरा है। बालाघाट से मौसम बिसेन है, ये एक नए चेहरा है। ऐसे कई सारे नए चेहरे हैं जिनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौका दिया है। देखा जाए तो पुराने लोगों की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन से भोजपुर विधानसभा सीट से सुरेंद्र पटवा के ऊपर पार्टी ने जो है दोबारा से विश्वास जताया है। इसके बाद नया चेहरा हम देखें तो भगवान दास सबनानी भोपाल की। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या इस विश्वास पे खड़े होते हैं तमाम प्रत्याशी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तुषार। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, संपूर्ण समाधान दिवस में हंगामा हुआ है। साधु ने जिलाधिकारी के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की है और डीएम के सामने खुद पर पेट्रोल डाला है। जमीन विवाद से परेशान चल रहा था साधु। घटना से तहसील परिसर में अफरा तफरी मच चुकी है। साधु ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूमाफियाओं के इशारे पर काम कर रहा है पुलिस, ये साधु ने आरोप लगाए हैं। और प्रशासन मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील परिसर का ये पूरा मामला है जहां पे साधु ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए साधु ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की है और कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर से है जहां पे साधु की तरफ से यहाँ पे आत्मदाह करने की कोशिश की गई है और कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। तो संपूर्ण समाधान दिवस पर यह हंगामा हुआ है और बता दें कि साधु ने जिलाधिकारी के सामने की है आत्मदाह करने की कोशिश और साधु ने जिलाधिकारी के सामने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है साधु उनसे कुछ कहते हुए और खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के दिन यह हंगामा हुआ है और यहाँ पे कई गंभीर आरोप जो है वो प्रशासन पे साधु के द्वारा लगाए गए हैं। तो डीएम के सामने खुद पर पेट्रोल डाला है। किस तरीके से बातचीत करते हुए साधु ने एकदम से पेट्रोल निकाला और खुद के ऊपर डालकर आत्मदाह करने का यहाँ पे प्रयास साधु की तरफ से किया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद थी इसलिए साधु को वक्त रहते रोक लिया गया है। तो संपूर्ण समाधान दिवस पर यह हंगामा हुआ है। साधु ने यहाँ पे आत्मदाह करने की कोशिश की है और ये अंदर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बोतल में पेट्रोल लेकर आया था साधु और उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की है। तो तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि साधु के अंदर कितना ज्यादा आक्रोश है और आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते ही यहाँ पे पुलिस द्वारा बचा लिया गया और आगे जो स्टेप था वो साधु द्वारा नहीं उठाया जा सका क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद थे। तो ये भी देखिए एकदम सडन से ही साधु ने पेट्रोल निकाला है और खुद के ऊपर ये पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया है। आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों आत्मदाह करने का प्रयास किया गया यहाँ पे साधु की तरफ से? आशुतोष, क्या है ये पूरा मामला और क्यों आत्मदाह करने का प्रयास किया गया है? देखिए श्रुति जी, आपको बता दें पूरा मामला मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील का है जहां आज एक साधु अपनी समस्या को लेकर आज संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष पेश हुआ था। जहां आपको बता दें साधु का एक मामला चल रहा है जो पिछले लगभग 2021 से लगातार जो तहसील में जो एडीएम कोर्ट है उसमें पेंडिंग है, जमीनी विवाद चल रहा है और उसी को लेकर आज वो यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस में आया था जहाँ उसने अचानक जिलाधिकारी के सामने अपने थैले से एक ज्वलनशील पदार्थ निकालकर अपने ऊपर उड़ेल लिया और उसके बाद आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते ही पुलिस प्रशासन द्वारा साधु को पकड़ लिया गया और उसके हाथ से वह बोतल छीन कर और तत्काल उसे वहां से हटाया गया। हाँ, तो यहाँ पे बात करने पहुंचा था साधु, उसके बाद से सडन से उसकी तरफ से हंगामा किया गया। बातचीत के दौरान ये कदम उठाया गया है आशुतोष? जी बिल्कुल, जिस तरह से साधु सबसे पहले जिलाधिकारी के पास आया था उसने अपनी सारी बात जिलाधिकारी को बताया और उसने बताया कि इस तरह से लगातार उसे तारीख पर तारीख दी जा रही है। उसका लगभग 2021 से ये मामला पेंडिंग चल रहा है और उसके बाद कार्रवाई न होने के चलते कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है वो काफी परेशान था और इसके चलते उसने इस तरह का कदम उठाया है। जाहिर सी बात है ये लंबा वक्त होता है, लेकिन क्या यहाँ पे जो उनकी तरफ से कंप्लेन की गई है उसको लेकर अब एक्शन लिया गया है उन प्रशासन के खिलाफ? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी ने इसमें बताया कि इनका इस तरह से जो भूमि विवाद हो फास्ट ट्रैक में चल रहा है और फास्ट ट्रैक में लगातार इसमें जो है वो सुनवाई की जा रही है। हालांकि ये जमीनी विवाद है, इसमें इसीलिए समय लग रहा है और इसके बाद जो भी अब इस मामले में है आज जिलाधिकारी ने आदेश कर दिए हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की पूर्ण सुनवाई करके इसमें फैसला दिया जाए। वक्त बताया है कि कब तक ये पूरा जांच हो जाएगा, पूरी जांच कर ली जाएगी?
ठीक है, जिलाधिकारी का इसमें साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से आपत्ति लगाई गई है। जो साधु पक्ष है इसकी तरफ से भी आपत्ति लगाएगा और जो जिन्होंने ये जमीन बेची थी उनकी तरफ से भी आपत्ति लगाई गई। आपत्तियों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही इसमें जो भी आदेश होंगे वो दिए जाएंगे। वक्त रहते यहाँ पे साधु को रोक लिया गया, वरना बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्वीटी साधु ने अचानक वहां पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला यहाँ जरूर हो सकता था, लेकिन वक्त रहते पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते ये हादसे को रोक दिया गया। हालांकि आपको बता दें, साधु के द्वारा पहले भी आत्महत्या की धमकी दी जा चुकी है। साधु ने जब सुनवाई नहीं हो रही थी उस दौरान एक बार गोरखपुर और लखनऊ में भी आत्महत्या की धमकी दी थी, जिसके बाद से प्रशासन ने कहीं ना कहीं सुनवाई करते हुए इनके मामले को फास्ट ट्रैक में डाल दिया था और उसके बाद लगातार सुनवाई इसमें चल रही थी। लेकिन कारणों का पता चला है कि आखिर इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है, इसके पीछे का कारण का पता चल रहा है आशुतोष? आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है, क्या इसके पीछे के कारणों का पता चल रहा है? जी बिल्कुल, इसमें अधिकारियों का कहना है कि ये जमीनी विवाद है और इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से आपत्ति लगाई गई है। दोनों ही पक्षों को सुना जा रहा है, चाहे वो साधु पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, दोनों ही पक्षों को सुना जा रहा है और सुनने के बाद जो भी आपत्तियों में जो जांच के में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर ही जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आशुतोष। तो देखिए, इस बीच राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कांग्रेस ने जारी की है पहले लिस्ट में 33 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ेंगे चुनाव और सचिन पायलट को टोंका से टिकट मिला है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी भी सूची जारी कर दी है और ऐसे में बता दें कि अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं और सचिन पायलट के गुट के भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। बात की जाए तो यहाँ पे अशोक गहलोत को भी टिकट सरदारपुर से दिया गया। इससे पहले भी अशोक गहलोत सरदारपुरा से ही चुनाव लड़ते आए हैं और ऐसे में राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से पहले लिस्ट 33 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। पहले लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट दिया गया है। सरदारपुरा से, हालांकि इससे पहले भी अशोक गहलोत चुनाव लड़ते आ रहे हैं और एक बार फिर से सरदारपुरा से यहां पे अशोक गहलोत को मैदान में उतारा गया है। तो 33 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। पहले लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस के। अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे और बता दें कि सचिन पायलट को भी टोंक से यहां पे टिकट दिया गया है। इसी के साथ बता दें कि सचिन पायलट के खेमे के भी कई ऐसे उम्मीदवार है, कई ऐसे नेता है जिनको टिकट दिया गया और चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो पहले टिकट में 33 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो, दोनों के बीच में विवाद काफी बढ़ चढ़कर नजर आ रहा था। लेकिन पिछले दिनों सचिन पायलट के द्वारा ये बयान दिया गया था कि चुनाव में सब कुछ ऑल इज वेल है, दोनों मिलकर आगे चुनाव लड़ेंगे, मैदान में चुनावी मैदान में साथ में खड़े होकर चुनावी हुंकार भरेंगे। और ऐसे में देखिए, पहले लिस्ट कांग्रेस की जारी हो चुकी है। 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है, 33 प्रत्याशियों की लिस्ट ये कांग्रेस ने जारी कर दी है और इसमें बता दें कि सचिन पायलट को भी टिकट दिया गया है। सरदारपुरा से अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे। तो अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। चुनावी मैदान में अशोक गहलोत को सरदारपुरा से उतारा जाएगा। तो पहले लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है कांग्रेस की। 33 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, पहले लिस्ट जारी हो चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पे अशोक गहलोत का नाम भी इसमें निकल के सामने आ रहा है। सचिन पायलट को भी टिकट दिया गया है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, 33 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने राजस्थान में जारी कर दी है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने भी अपने 33 और जो कैंडिडेट है उनके लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि कांग्रेस में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इसमें विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर ही अपना काम कर रही है। उसमें भी कई अच्छे नए डाले जा रहे हैं इसके अंदर।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है सचिन पायलट के खेमे के जो भी नेता है उनको भी टिकट दी गई। कितने नेताओं का नाम निकल के सामने आ रहा है उनके खेमे के? देखिए, सचिन पायलट की जो मांग थी वो काफी थी, 50% का थे, लेकिन अभी कुछ ही नाम उसमें घोषित किए गए हैं। लेकिन सचिन पायलट चाहते हैं कि मैं अपने कैंडिडेटों को अपने तरीके से मैदान में उतारूं, क्योंकि सचिन पायलट और कांग्रेस और गहलोत के अंदर लगातार कहीं ना कहीं जो चर्चाएं रहती थी, मनमुटाव रहता था, उसमें भी विषय रखा जा रहा है। लेकिन देखना यही होगा क्या सचिन पायलट को उनकी जो मांग है, जो उनकी सीटें दी जाएंगी या नहीं, ये तो अभी जो लिस्ट और जारी होगी उसमें सिर्फ साफ हो पाएगा। लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि मेरे हिसाब से पूरी मेरे जो विधायक हैं, जो उनके पहले विधायक थे, 25-30 विधायक थे, उनको पूरा टिकट दिया जाए, ना कि नए किसी चेहरे को दिया जाए। तो कितने नए चेहरे और कितनों की टिकट कटे हैं इस बार पहले लिस्ट में? देखिए, इसमें कम से कम 4 से 5 ऐसे नाम है जो कट गए हैं, जो नए जोड़े गए हैं। लेकिन अभी जो कगार है, हो सकता है कल एक और लिस्ट जारी की जाए। कांग्रेस ने अभी सिर्फ अपने 35 लोगों की जो लिस्ट है यही जारी की गई है इसके अंदर। लेकिन हाँ, ये जोर है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब नए बीजेपी की तर्ज पर ही नए चेहरे भी उतारे जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे पहले लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस की और 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। वक्त तो चलो छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगी। जनता के साथ पीडीए लिखेगा नया इंकलाब, और बता दें कि ये हरदोई से निकल के सामने आया है बयान। और तो ये अखिलेश यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तो देखिए, पहले इंडिया गठबंधन का नाम चल रहा था और ऐसे में अखिलेश यादव ने आगे पीडीए को लेके आए हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए का अब यहाँ पे एक पैतरा जो है अखिलेश यादव आजमाने जा रहे हैं और एनडीए को हराएंगे। पीडीए एनडीए को हराएगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहना है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, एनडीए का पीडीए हो गया, क्या कहता है ये बयान, ये जवाब? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से सपा कांग्रेस के बीच में जो जुबानी जंग है वो छिड़ी हुई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरगर्मियां जो है मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से तुरंत जो है जो कह सकते हैं पूरी तरीके से सरगर्मियां देखी जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है वो कहीं ना कहीं नाराज है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि वो कह सकते हैं कि पीडीए के साथ जो है उनका साथ कहना है कि पीडीए अब जो है एनडीए को हराएगा। कहा जा सकता है कि पीडीए के पहले जो है वो साफ कह सकते हैं कि इंडिया में गए, इंडिया के बाद अब फिर पीडीए को लेकर के आए हैं। साफ पाया था कि जिस तरीके से उनकी जो तालमेल है कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बन पा रही है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मैनपुरी में जेसीबी के कारण 8 साल की बच्ची की जान चली गई। बता दें कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव नगला दीप की रहने वाले देवेंद्र कुमार की 8 साल की पुत्री सोनम मकान के बाहर ही खेल रही थी। तभी पड़ोस में ही खाली प्लॉट में जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही थी। इस दौरान मिट्टी के ढेर में सोनम दब गई। वहीं स्थानीय लोगों ने जेसीबी चालक को आवाज दी, मगर ईयरफोन लगा होने के कारण उसने आवाज नहीं सुनी, जिससे बच्ची की दबकर मौत हो गई। बता दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी चालक को कब्जे में पुलिस ने ले लिया। तो ये मामला मैनपुरी का है। मैनपुरी में जेसीबी के कारण 8 साल की मासूम की जान चली गई। इलाके में हड़कंप मचा है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक गेट के पास एक व्यक्ति को साइकिल चुराने का आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा जा रहा है और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कई लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीट रही हैं। कोई पाइप से तो कोई लात से उसे मार रहा है। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो हाथ जोड़कर कह रहा है कि एक मजदूर हूं, मैं चोरी करने नहीं आया। अपने आप को मांडा का निवासी बता रहा है। और संभल के थाना नखासा क्षेत्र के हसनपुर रोड पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि कोल्ड स्टोरेज में मजदूरी कर बाइक से वापस लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है।
और चित्तौड़गढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद भी नगर परिषद के लोक लुभावने का काम लगातार जारी है। बता दें कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहीं आमजन 400 मीटर की दूरी पर जंगल जैसे माहौल में ओपन जिम देखकर आश्चर्यचकित हो गए। झारखंड के देवघर में हो रहे नल जल योजना के कार्यों में कई तरीके की अनियमितताएं सामने आ रही है, जिससे ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। ग्रामीणों की माने तो नल जल योजना का काम मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। देवघर जिले के PHED कार्यपालक अभियंता की माने तो नल जल योजना का बेहतर ढंग से संचालन करना उनकी प्राथमिकता है। वो सब प्रयास करते हैं कि सरकार के द्वारा संचालित इस योजना का लाभ 100% जनता तक पहुंचे, लेकिन विभागीय स्तर पर कर्मियों की घोर अभाव है, जिस कारण कार्य में देरी होती है। वहीं कार्यपालक अभियंता पेयजल आपूर्ति संजय प्रसाद का कहना है कि लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस से शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सलामी दी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुखिया और पूर्व IPS अधिकारियों ने शहीदों को सलामी दी है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर संजय ने दिल्ली सहित देश के सभी पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री जवानों को भी याद किया है। वहीं दिल्ली पुलिस के शहीद हुए 7 पुलिसकर्मियों को भी पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। और रायबरेली में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का 1 दिवसीय दौरा है। बता दें कि सलोन विधानसभा के परसद पूर्व स्थित मां मेडुरेन धाम में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूजा अर्चना के बाद लखनऊ की ओर रवाना हो जाएंगी। तो मां मेडिसिन मंदिर में जाएंगी और वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अब रवाना होंगी अब से कुछ ही देर में लखनऊ के लिए। तो रायबरेली पहुंच रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वहां पे सांसद है। और बता दें कि अमेठी के सांसद है केंद्रीय मंत्री। 1 दिवसीय उनका ये पूरा दौरा है अमेठी में, और ऐसे में वहां पे मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, चूंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है और ऐसे में एक के बाद एक भक्तगण पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।